हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी मुगल डायनेस्टी को। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो अपना कवर किया था, आई थिंक खिलजी, उसके बाद तुगलक हमने कवर किए थे, तुगलक वंश, एंड लास्ट में हमने बीच में बहमनी और विजयनगर का थोड़ा सा आइडिया किया था। अब हम आज जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मुगल डायनेस्टी कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य को कर रहे हैं। यूनिट 18 वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है वो होती है बाबर से। बाबर और मुगलों की स्थापना। आपको याद होगा जब हम लोग दिल्ली सल्तनत कर रहे थे तो हम लोगों ने लास्ट में अपना एमबीटी पढ़ा था, है ना? कौन सा, सॉरी, लोधी वंश कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत कर रहे थे, तो हम लोगों ने अपना लोधी वंश जो लास्ट में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इब्राहिम लोधी पढ़े थे। याद होंगे सबको? अगर किसी को याद नहीं है तो पहले लोधी वाला लोधी वंश जो हमारा वीडियो है वो देखिएगा, उसके बाद फिर ये देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो इब्राहिम लोधी के चाचा जी थे जिनका नाम था बहलोल लोधी, है ना, उन्होंने क्या किया था, वो पंजाब के गवर्नर थे, तो उनकी कुछ इंसल्ट कर दी थी हमारे इब्राहिम लोधी जी ने। तो उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आओ आप हमारे ऊपर आक्रमण करो और हमारी सत्ता छीन लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाबर जो है वो अट्रैक्ट हुआ दिल्ली सल्तनत की तरफ और उसने मुगल वंश की स्थापना की बहलोल लोधी के द्वारा। देखने को मिलता है, कह रहे हैं कि इस राजवंश की स्थापना, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बाबर के बारे में जानकारी करें तो बाबर का जो येलो और ग्रीन लेते हैं, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। देखिए, अगर हम राजवंश की बात करें कि बाबर जो है, ठीक है, अगर हम राजवंश की बात करते हैं कि राजवंश की स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन अगर बाबर की इंट्रोडक्शन यानी बाबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो बाबर कौन था, सबसे पहले ये बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो चगताई तुर्किक राजकुमार थे। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पे जो चगताई वर्ड है ना, चगताई, सॉरी, चगताई जो वर्ड है ना, ये टर्किश वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? टर्किश वर्ड है। टर्किश मतलब तुर्की, तुर्की वर्ड है ये, है ना। अब देखो, चगताई का जो एक लैंग्वेज भी है, जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें हिंदुस्तान तो हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, चगताई जो है वो एक जगह है, यानी कि तुर्क टर्किश वर्ड है, जगह का नाम है, एंड प्लस में क्या है, एक लैंग्वेज भी है वहां की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चगताई जो है वो लैंग्वेज भी है, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग इसकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि तो जो बाबर की जो आत्मकथा है वो इन्होंने इसी लैंग्वेज में लिखी है, क्योंकि उनको वही लैंग्वेज आती थी, वहां के नेटिव थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा आगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि जो बाबर थे वो अपने पिता की ओर से तुर्क विजेता तैमूर लंग के वंशज थे। अपने पिता की साइड से, पिता की साइड से तैमूर लंग के वंशज थे, तैमूर लंग के वंशज थे। और अगर माता की साइड की बात करें, अगर माता की साइड की बात करें तो वो यहां पे देखो चंगेज खान, किसके वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे, चंगेज खान के वंशज थे। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए आपको कि जो बाबर जी थे हमारे, वो किसके वंशज थे, तो आप बता सकते हैं कि पिता की तरफ से तैमूर लंग के वंशज थे और माता की तरफ से किसके वंशज थे? हमारे चंगेज खान के वंशज थे। अब देखो, कह रहे हैं यहाँ पे भी बाबर के पिता, उनका क्या नाम था? तो बाबर के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी, तो बाबर के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाबर की जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। अब ये उमर शेख मिर्जा जी कौन थे? तो हम इसका आंसर करेंगे, परगना के शासक थे। कौन थे ये? परगना की एक छोटी सी रियासत है, बहुत छोटी सी रियासत है, जितनी बड़ी मुगल डायनेस्टी चलेगी उतना बड़ा नहीं है कि दिल्ली से बहुत बड़ा पूरा
साउथ एंड पूरा नॉर्थ इन्होंने कवर किया था, वो नहीं है, छोटी सी हमारी रियासत है जिसका नाम है परगना, ठीक है। और ये हमारी कहाँ है, उत्तर में स्थित है। अगर हम इंडिया का नक्शा देखते हैं तो जो हमारी पर्वत, हिंदू कुश पर्वत हैं, उनके उत्तर में स्थित है ये, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर हम ये देखें कि बाबर, जो बाबर है वो इस परगना का शासक कैसे बनता है और क्यों बनता है, तो इसी बीच में क्या होता है कि ये जो है बाबर जी अपने पिता का राजवंश 1494 में संभालते हैं। इनकी जो विरासत इनको मिल जाती है। विरासत का मतलब क्या है, विरासत का मतलब ये है कि कोई चीज आपके पिताजी के अधिकार में थी और पिताजी के जाने के बाद वो आपके अधिकार में आ गई, बिना कुछ युद्ध करे, बिना कुछ किए, यानी कि वो आपको विरासत में मिल गई। विरासत का मतलब होता है हेरिडिटरी, ये मतलब पुरानी जो जनरेशन थी उसकी ही चीज हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे ये जो राजा बने हैं, ये जो रियासत इनको मिली है, ये विरासत में मिली है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, रिवाइज करेंगे एक बार कि जो बाबर थे वो तैमूरलंग के वंशज थे और चंगेज खान के वंशज थे। पिता की तरफ से तैमूरलंग और माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि कौन से क्या फरगना है ना, फरगना की एक छोटी सी रियासत पर इनके पिताजी का अधिकार था, पिताजी यहाँ के शासक थे। और तीसरी चीज हमने देखी कि इनके पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा जी था। और उमर शेख मिर्जा जी के जाने के बाद बाबर को इनकी रियासत का मालिक बनाया गया। ये चीजें हमने देखी। अब देखो नेक्स्ट हमारी कहानी क्या कह रही है, कह रहे हैं कि अगर हम उनकी वॉर्स की, अगर हम उनके युद्धों की बात करें, किसके, बाबर की, तो उनका जो 1504 में सबसे पहला जो विजय मिलती है वो काबुल और गजनी पर मिलती है, ठीक है। सबसे पहली उनकी जो विजय मिलती है वो काबुल और गजनी पर मिलती है। उसके बाद 1511 में समरकंद पर कब्जा कर लेते हैं, वो समरकंद पर विजय मिलती है। और उसके जस्ट बाद ही वह सफवी राजवंश मध्य एशिया में उज्बेकों के होते हुए अपना साम्राज्य स्थापित कर ले, दक्षिण पूर्व की ओर भारत की ओर अपना रुख कर लेते हैं। अब देखो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो तीन चीजें हैं वो हमारी इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। यहां अगर हम देखेंगे, अगर इंडिया की बात करें, ये देखो उज्बेकिस्तान वाला एरिया कौन सा है, इंडिया है ये। इंडिया के जस्ट ये वाला एरिया जो है वो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो रुख करता है अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करने का, एक रुख कर रहा है, रुख का मतलब उसकी तरफ जा रहा है, तो वो किस तरफ आ रहा है, तो देखो उज्बेकिस्तान से इधर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तैमूरी शासक होने के नाते बाबर की नजर जो थी वो सबसे पहले कहां पड़ी, पंजाब पर पड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पंजाब को निशाना बनाएगा। और आपको याद होगा कि जब बाबर, बहलोल लोदी ने जब इनवाइट किया था बाबर को, तो पंजाब का जो किला था सबसे पहले उसने वही जीता था, और वो भी इजीली जीत लिया था, क्योंकि पंजाब का जो गवर्नर था वो पहले से उससे हाथ उसने मिला रखे थे, यानी कि इनवाइट ही उसने किया है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी को इनवाइट करूं कि भाई अटैक करो आके, तो अटैक करो आके तो वो सफल ही होगा ना, क्योंकि मैंने इनवाइट किया है ना। तो यानी कि लड़ने वाला वहां पे कोई है ही नहीं। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले उसने पंजाब को टारगेट किया, जिसका एक हिस्सा तैमूर के कब्जे में था। अब देखो कह रहे हैं कि कई बार उसने आदिवासी इलाकों में भी भ्रमण किया, बहुत बारी ऐसा हुआ कि गया, लेकिन वहां पर छोटी छोटी जीत भी उसे मिली। और सबसे पहले 1524 की अगर बीच की जब बात करते हैं तो उसने भैरा, भैरा पंजाब में ही है, भैरा का किला बोला जाता है, भैरा नामक जगह है, वो किला बोलते हैं उसको, सियालकोट है ना, भैरा में, सियालकोट में और लाहौर पर आक्रमण किया, और उसने हिंदुस्तान पर विजय पाने का अपना पक्का इरादा जाहिर किया। होता है ना कि छोटी छोटी जीत जब हम करते हैं, छोटी छोटी चीजों में जीतने लगते हैं, तो फिर हमारा जो लालच है वो और बढ़ जाता है, फिर हमें अब बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए। जब छोटी छोटी जीत उसने हासिल की तो उसको लगा कि यार अब तो मजा आ रहा है जीतने में, और जीत भी रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कुछ बड़े पे अटैक करते हैं और कुछ साम्राज्य को विस्तार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इरादा फाइनली पक्का देखने को मिलता है कि इतनी जगह जब उसने जीत की, बहरा का किला जीता उसने, है ना, सियालकोट जीता, लाहौर जीता, हर जगह से वो जीत रहा है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसके राजनीतिक परिदृश्य उसके इस साहसिक कार्य के पक्ष में थे, यानी कि उसकी जो राजनीति की क्षमता थी वो यहाँ से दिखाई दे रही थी। और उसका जो एक कहते हैं ना कि जब आपका विजन क्लियर होता है किसी भी चीज को करने का, तो फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो वही इसके साथ था, यहाँ पे साहस आ रहा था उसके अंदर, साहसिक कार्य के पक्ष में उसकी सारी चीजें थी, ठीक है। आगे देखते हैं।
पंजाब पर कब्जा करने के बाद सबसे पहला निशाना पंजाब, है ना। बाबर दिल्ली पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, ठीक है। और जब दिल्ली पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो वो बहुत सारे सरदारों का समर्थन हासिल कर लेता है। अब देखो यहाँ पे दिल्ली पे जैसे ही वो आएगा, इब्राहिम लोदी से वो लड़ाई करेगा, युद्ध होंगे, तो सबसे पहला जो युद्ध देखने को मिलता है वो पानीपत का युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। तो पानीपत का जो फर्स्ट वॉर है वो इब्राहिम लोदी एंड प्लस बाबर के बीच में देखने को मिलेगा। और यही जो युद्ध है वो उसकी जीत को प्रशस्त करेगा और उसके मार्ग को भी प्रशस्त करेगा कि अब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जो फाइनल है, प्रथम युद्ध में सुल्तान की मुख्य सेना से वो भिड़ जाता है ना, भिड़ जाता है। और 1526 में दिल्ली और आगरा पर उसका नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेट देखने को मिलती है ये 1526 मिलती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर से वही बात कि अगर हम कुछ और बड़ा जीत गए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस और हाई कि अब तो बहुत बढ़िया, अब तो मजा आने लगा जीत में, है ना। तो यहाँ पर उसके एक सफलता की कुंजी उसके हाथ में आ गई, यानी सफलता की हाथ में आ गई कि यार अब तो चीजें बेहतर होने वाली हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उसी बीच में मेवाड़ के राजा होते हैं, मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था राजा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। उनके नेतृत्व में राजपूत संघ से उत्तर भारत में अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करने की धमकी दी। कह रहे हैं कि अगर राणा सांगा अगर सामने आए तो फिर इनसे भी युद्ध होगा और युद्ध के बाद जो स्थिति होगी वो हमारे पक्ष में ही होगी। क्यों? क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो ऐसे धमकी दे रहा था कि अब तुम आओ, चलो तुम्हें देख लेंगे, चलो तुम भी आओ, तुम्हें देख लेंगे। तो सेम चीज हो रही थी कि एक जीत मिली उसको और बेहतरीन जीत मिली जिसने इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया इस जीत ने, ठीक है, इतिहास रच दिया। तो जब इतिहास रच दिया हमने तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया, ठीक है। अब हमारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो हमने क्या देखा आगे चल के कि बाबर ने राणा के खिलाफ एक अभियान किया, ठीक है, और उसको इतना अपने सैनिकों को इतना कुशल स्थिति में उसने देखा और पाया कि उसने फतेहपुर सीकरी के पास एक जगह है खानुआ। कौन सी जगह है फतेहपुर सीकरी के पास? खानुआ, खानवा, ठीक है। वहां पर राणा सांगा की जो सेना थी उसको पूरी तरीके से कुचल दिया, दबा दिया। अब जो युद्ध जो देखने को मिला, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा ये देखिए। आपको पूछा जाएगा कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आपका आंसर होगा मैम राणा सांगा एंड प्लस बाबर। कौन जीता? ऑब्वियस है कि जैसे हमने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा और उसमें बाबर जीता, लोदी की हार हुई, और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ, जैसे ही सेम ये क्वेश्चन बना वैसे ही सेम ये क्वेश्चन भी बना कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। तो आप याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी के पास 1527 में इसकी जो डेट है जस्ट पानीपत के एक साल बाद की ही है इसकी डेट, ठीक है, 1527। तो खानवा का युद्ध इसको बोला जाता है। किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और फाइनली जो थे वो बाबर यहाँ पे भी जीत गए। इसके बाद फिर आगे की कहानी है। आगे की कहानी क्या कह रही? चंदेरों से चंदेरी का युद्ध हुआ, राजपूत और किसके बीच में? बाबर के बीच में। यहां पर भी सेम चीज हुई, यहां पर भी बाबर जीत गया। उसके जस्ट बाद एक और युद्ध होता है जिसे बोलते हैं, यहां से सबसे क्वेश्चन आता है, युद्धों से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। उसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध, घाघरा, उसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध, घाघरा, ठीक है, घाघरा, घाघरा, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में हुआ? तो देखो घाघरा का युद्ध जो है, घाघरा नामक एक जगह थी, है ना, वहां पे हुआ, इस वजह से इसको वाराणसी के पास में, ठीक है, 1529। इसका अगर हम डेट देखते हैं तो 29। किस किस के बीच में हुआ? सेम क्वेश्चन। तो फिर से हमारा आंसर है बाबर और किसके बीच में हुआ?
अफगानों के बीच में हुआ, है ना। अब देखो, जब से लोदी को मारा था ना, जब से इब्राहिम लोदी को मारा था, तब से जो अफगान थे वो एकदम घात लगाए बैठे थे कि एक बार बस बाबर मिल जाए, है ना। तो क्या था कि यहाँ पे खून के प्यासे, ये कह सकते हैं भाई खून के प्यासे थे, उसकी जान चाहिए थी इनको कि आओ अब तुम्हें बताते हैं। तो वो गुस्सा लेके घूम रहे थे और उसी बीच में हमारे अफगानों से और हमारे बाबर से घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो बाबर और प्लस में अफगान। ठीक है, अफगान कौन है, ये हमारे छोटे छोटे से जो वंशज कह सकते हैं हम लोग, लोधी वंश से ही रिलेट करके वो अफगान थे। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर हम देखते हैं तो बाबर ने ये लड़ाई भी जीत ली भाई, यहाँ पे भी जीत गया, यहाँ पे भी जीत गया, यहाँ पे भी जीत गया, सब जगह जीत गया वो। पानीपत का भी जीता, खानवा का भी जीता, है ना, फिर घाघरा का भी जीता, एंड यहाँ पे देखो चंदेरी का भी जीता, सब जगह से वो जीत गया और सब जगह पे उसने विद्रोहों को दबा दिया। लेकिन दक्षिणी सीमाओं पर हुए अभियान की तरह यहाँ पर उसको अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया के घटनाक्रम और बाबर के बिगड़ते स्वास्थ्य ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हुआ क्या, कहानी ये कहती है कि ये जो जितने भी उसने युद्ध लड़े वो लगातार कंटिन्यूअसली लड़ता गया कि 26 में भी लड़ा, 27 में भी लड़ा, 28 में भी लड़ा, 29 में भी लड़ा। तो क्या हुआ कि होता है ना कि लगातार इंसान अगर युद्ध करता रहे या लगातार इंसान लड़ाई करता रहे तो थोड़ी वीकनेस आती है ना। तो और ऑब्वियस है कि तलवार वाली लड़ाई में तो ज्यादा जख्म जख्म भी आएंगे और वीकनेस भी होगी। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जख्म, उसके निशान उसकी बॉडी पर थे, बहुत सारे जख्म थे उसकी बॉडी पे जो कि पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए थे, जिनके चलते ही वो डेथ हो गई उसकी, वो मर गया। तो यानी कि उसका जो बिगड़ता स्वास्थ्य है वो इसकी तरफ इंडिकेट करता है कि वो अपना क्या नहीं कर सका, वो अपना इलाज नहीं कर सका और लगातार लड़ाइयों की वजह से उसकी बॉडी पे बहुत सारे जख्मों की वजह से वो मर गया। ठीक है, ये कहानी मिलती है हमारी। ये देखो, आगे देखो। अब हुमायूं, हुमायूं से उसका बेटा था, ऑब्वियस है कि उसका उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, है ना। तो हुमायूं की स्टोरी क्या कहती है हमारी, देखो। बाबर के बेटे हुमायूं को साम्राज्य की वास्तविकता की बजाय आशा विरासत में मिली। यानी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ साम्राज्य हुमायूं को मिला, जिसे हुमायूं ने बखूबी संवारा, बखूबी संवारा। लेकिन कुछ बीच में अप एंड डाउन्स आए, उनको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, उसमें मुगल विजयों से अफगान और राजपूत केवल हार ही रहे थे। अभी हमने देखा कि सारी चीजों से हार रहे थे, है ना। लेकिन मुगल प्रभुत्व से संतुष्ट नहीं हुए। जो मुगल थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। क्या कह रहे हैं कि अगर बहुत सारी चीजें अगर हमारे सामने आती है, हम लगातार जीत भी रहे हैं, तो छोटे छोटे राज्य अगर हमारे साथ आ रहे हैं, फिर भी हमें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अब हमें कुछ बड़ी चीज चाहिए। तो वो बड़ी चीज को इसने अपने दिमाग में रखा और अपने उसका विस्तार किया। कह रहे अफगान मुगल प्रवासियों से प्रोत्साहित होकर गुजरात के बहादुर शाह ने राजस्थान में मुगलों को चुनौती दी। यहाँ पे आप देखोगे, फिर से मैं वही बात बोलूंगी, जो बहादुर शाह था, गुजरात का गवर्नर था, गुजरात का राजा कह सकते हैं इसको। तो उसने, सॉरी, यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में था, तो उसने मुगलों को चुनौती थी, है ना। अब देखो, गुजरात, हाँ, गुजरात राजस्थान दोनों ही उस टाइम पे मिक्स ही थे वहां पे, है ना। तो दोनों की तरह बात कर सकते हैं। कोई गुजरात का वो था, गवर्नर था, और चुनौती दे रहा था राजस्थान के एरिया के लिए। अब कह रहे हैं कि हुमायूं ने 1535 में गुजरात पर कब्जा कर लिया, लड़ाई की बहादुर शाह से, और फाइनली वो जीत गया और उसने उससे गुजरात छीन लिया कि तुम हटो, अब जाओ, फुटो। ठीक है, लेकिन बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। इस बीच एक भाग्यशाली अफगान सैनिक सूर के शेर शाह ने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति को मजबूत कर। कहानी का अगला हिस्सा ये कह रहा है कि जैसे ही उसने गुजरात जीता, जैसे ही उसने, किसने, हुमायूं ने, ठीक है, जैसे ही हुमायूं ने गुजरात को जीता, तो एक नई शक्ति उदय हुई, नई शक्ति उदय हुई। अफगान सैनिक, एक और अफगान सैनिक प्रभुत्व में आ गया अचानक से, जिसका नाम था क्या, शेर शाह। ठीक है, उसने सबसे पहले अटैक किया शेर शाह। ठीक है, सबसे पहले शेर शाह,
सबसे पहले उसने अटैक किया कहां पर? बिहार में। ठीक है, सबसे पहले कहां पर अटैक किया उसने? बिहार में अटैक किया, और बंगाल में भी अपनी शक्ति को, बंगाल और बिहार दोनों पर ही उसने अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि उसने 1539 में, ठीक है, 1539 में, चौसा में और 1540 में कन्नौज में हुमायूं को हरा दिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, जब हम कभी भी 1539 वाला युद्ध पढ़ते हैं, ये वाला वॉर पढ़ते हैं, तो हम किसी किसी जगह लिखा हुआ मिलता है चौसा का युद्ध, ठीक है, और किसी किसी जगह लिखा हुआ मिलता है बक्सर का युद्ध। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही चीजें एक ही हैं। इसी युद्ध को ही बक्सर का युद्ध कहते हैं और इसी युद्ध को ही चौसा का युद्ध कहते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, जैसे अभी हमने देखा था पानीपत का और घाघरा का, सेम क्वेश्चन कि भाई अगर पूछा जाए आपको कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आपका आंसर होगा कि मैम हुमायूं एंड किसके बीच में हुआ? शेरशाह। ठीक है, एंड बक्सर का युद्ध पूछ लिया जाए, सेम ही है, तो फिर हुमायूं और शेरशाह ही बताएंगे। ठीक है, अगर सन पूछा जाता है आपको तो 1539 बता सकते हैं, और कन्नौज का युद्ध भी सेम क्वेश्चन यहां से भी बनता है भैया। क्या बनता है? 1540 में हमने कन्नौज का युद्ध देखा, वो भी हुमायूं और किसके बीच में हुआ? ठीक है, किसके बीच में? शेरशाह। एंड फाइनली दोनों ही युद्धों में कौन जीता? हमारा शेरशाह सूरी ही जीते। ठीक है, ये सूर वंश के हैं, इसीलिए इनका नाम शेरशाह सूरी है। ठीक है, शेरशाह इनका नाम नहीं था, एक्चुअली इनका ओरिजिनल नाम जो मिलता है वो फरीद मिलता है। क्या नाम मिलता है इनका? ओरिजिनल नाम फरीद, यानी बचपन का नाम। जो अगर पूछा जाए आपको कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम बताइए, तो सिंपल सा आंसर करेंगे कि मैम फरीद इनके बचपन का नाम था। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई शेरशाह क्यों रख दिया? तो शेरशाह कहते हैं ना, अभी मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में भी बहुत बारी बताया आपको कि गांधी जी महात्मा थोड़ी थे, पूजा पाठ थोड़ी करते थे मंदिर में बैठ के जो उनको महात्मा बुला दिया। एक उपाधि दे दी, एक टाइटल दे दिया, वो महात्मा बन गए। ठीक है, थे नहीं महात्मा, है ना। जैसे हम लोग पीएचडी कर लेते हैं तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ब्रेन का ऑपरेशन कर देंगे, है ना, नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर हैं, लगा सकते हैं। तो एक उपाधि मिल जाती है, एक टाइटल मिल जाता है। वैसे ही इनको क्या हुआ कि इन्होंने एक हाथ से शेर मार दिया। सोचो कितने ज्यादा ब्रेव रहे होंगे, है ना, एक हाथ से शेर मार दिया। एक हाथ से शेर मारने के बाद ही इनको टाइटल दिया गया शेरशाह का। तो इस वजह से इनका जो नाम था बच्चा, वो क्या पड़ा? वो शेरशाह सूरी पड़ा। यहाँ पे लिख देते हैं, इनका नाम क्या पड़ा? शेरशाह सूरी। क्लियर है सबको? इतनी सी बात, ठीक है, शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं। अच्छा, इनकी भी मृत्यु हम लोग देखेंगे, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। इनकी जो मृत्यु है, अगर हम इसकी बात करते हैं शेरशाह सूरी की, ठीक है, तो इनका जो लास्ट युद्ध है कालिंजर का युद्ध माना जाता है। ठीक है, इनका जो युद्ध है लास्ट में, वो कालिंजर का युद्ध माना जाता है, और कालिंजर के युद्ध में ही 1545 आई थिंक, है ना, 1545। तो इसी युद्ध में क्या होता है कि एक इन्हीं के हाथ में, युद्ध करते टाइम, हाथ में मतलब जब युद्ध कर रहे थे उसी टाइम पे ये गोला फेंकते हैं, गोला बारूद का गोला, गोला बारूद, ठीक है, सबने सुना होगा। तो वो गोला जो है वो वापस आकर इन्हीं के पास गिरता है। ठीक है, और वापस आकर जब इन्हीं के पास गिरता है तो वो फट जाता है, और जिससे इनकी डेथ हो जाती है। इनके बारे में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सूरी जी की बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, शेरशाह सूरी से ही बनता है। हालांकि जब हम लोग स्थापत्य कला वगैरह और इनके कामों के बारे में पढ़ेंगे, जब इनके क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में अपने, तो भी मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, रुपया, रुपया सबसे पहले किसने लॉन्च किया, चलाया? तो इन्हीं का नाम मिलता है कि रुपया सबसे पहले इन्हीं ने चलाया। एक और क्वेश्चन मिलता है कि इनका मकबरा कहाँ पे है? तो इनका मकबरा सासाराम बिहार। इनका जो टॉम है, मकबरा जो है, टॉम जो है, वो सासाराम बिहार में मिलता है ना। अब
क्या बोलेंगे, मकबरा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और मिलता है, एक और क्वेश्चन क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है कि एक और क्वेश्चन मिलता है यहीं से कि जब शेरशाह सूरी की लड़ाइयां हो रही थी तो क्या था कि कहते हैं कि अगर बोलते हैं ना कि किसने क्या चीज को संवारा, है ना। जब लड़ाइयां हो रही थी तो इन्होंने सबसे पहले जो रोड व्यवस्था थी उसको देखा कि भाई जब लड़ाइयां होती हैं तो रास्ता भी तो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रोड से अगर क्वेश्चन आ जाए तो जीटी रोड का नाम सबने सुना है भाई, ठीक है। तो कहते हैं कि जीटी रोड की मरम्मत, जीटी रोड को सुधारा किसने, तो वो इनका नाम ही मिलता है कि जीटी रोड को सबसे पहले इन्होंने ही सुधारा था, मरम्मत करवाई थी या बनाया था, जो भी कुछ मिलता है तो शेरशाह सूरी जी का नाम ही मिलता है। ठीक है, जीटी रोड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इस छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। रिपीट करेंगे एक बारी, मृत्यु कैसे हुई, तो जो लास्ट इनका अभियान था, जो लास्ट इनका युद्ध था, वॉर था, उसमें ही ये गोला बारूद फेंक रहे थे और वही वापस आकर इनके पास पड़ जाता है जिससे इनकी मौत हो जाती है। एंड इनका जो ओरिजिनल नाम क्या है, फरीद। ठीक है, शेर शाह जो है वो इनको उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था। एंड इनका मकबरा सा क्वेश्चन बनता है, टॉम कहाँ है, तो सासाराम एक जगह है बिहार के अंदर, वहां मिलता है। एंड रुपया किसने लॉन्च किया था, शेरशाह जी ने ही अपने काल में रुपया को लॉन्च किया था, जो कि आज रुपया है ना। वो हाँ, वहां पे रुपया था, यहाँ पे रुपया है। एंड जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई है, जीटी रोड को किसने अच्छा बनवाया, देन उनका नाम भी शेरशाह मिलता। अब देखो यहाँ पे देखिए, 1544 में ईरान में पहुंचा कौन, हुमायूं। जब हुमायूं को खदेड़ दिया इन्होंने, भागो तुम, चलो हटाओ, अब राज हम करेंगे, है ना। तो हुमायूं जब भाग गया तो हुमायूं फाइनली जो था वो एक ऐसी जगह पे चला जाता है, ईरान पहुंच जाता है, और वहां पर उस टाइम की जो सत्ता है, ईरानी सत्ता, ठीक है, वहां पर जो काल चल रहा है वो सफाविद का चल रहा है, सफाविद। ठीक है, सफाविद राजा है वहां पे। ठीक है, वो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो जब 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 यहाँ पे मुगल काल की हमारे इंडिया में स्थापना हुई, तो अगर हम ओवरऑल दुनिया देखें, ओवरऑल दुनिया, तो बहुत ही तीन बड़े किंगडम्स मिलते हैं, अंपायर जिनको बोलेंगे, है ना। तीन बड़े एम्पायर मिलते हैं। उन तीन बड़े एम्पायर में तो एक इंडिया में मुगल चल रहा था, दूसरी जगह सफाविद चल रहा था ईरान में, ठीक है, सफाविद एम्पायर, और तीसरा चल रहा था टर्की वाला ऑटोमन एम्पायर, है ना, इस तरफ के उसमें। तो ये तीन बहुत बड़े एम्पायर उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पर वो चला जाता है वहां पे ईरान में, एंड फाइनली वो वहां पे क्या करता है, कुछ टाइम तक थोड़ा स्टे करता है ना। कहते हैं ना कि जब लगातार इंसान लड़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा दिमागी रेस्ट की जरूरत होती है। तो वहीं पे वहां के जो शहंशाह थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने उसे सहायता प्रदान की और थोड़ा उसे मेंटली सपोर्ट किया और युद्ध की नीतियां भी सिखाई। ठीक है, जब इंसान अकेला होता है, अपने ऊपर ध्यान देता है, तो वो युद्ध की और लड़ने की नीतियां को, अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करता है, और उस स्ट्रेटजी को लेकर ही वो बाद में जब युद्ध में उतरता है तो वो उसके काम में आती है। तो सेम चीज हमारे हुमायूं जी यहाँ पे कर रहे थे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे, एंड फाइनली कुछ टाइम स्टे करने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद सबसे पहले उन्होंने अटैक अपने भाई पर ही किया। ठीक है, भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था कामरान। भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था कामरान। तो कामरान से उन्होंने, जो कामरान था उसके पास कांधार थी जगह, है ना, कांधार और काबुल आई थी। देखो यहाँ पे कामरान है और उसके पास कांधार और काबुल नामक जो हमारी अफगानिस्तान में है वो जगह है थी, वहां का उसको गवर्नर बना के रखा हुआ था। लेकिन क्या होता है ना कि जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो हमेशा दो भाई आपस में लड़ते ही हैं। वैसे तो दो भाई आपस में प्यार करेंगे, लेकिन जब उत्तराधिकार का युद्ध होगा, यानी कि सत्ता का युद्ध होगा, तो क्या होगा, दोनों भाइयों में नफरत आ जाएगी। तो अभी ये जो हुमायूं और कामरान है वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ठीक है, वो उसको मारना चाहता है, वो उसको मारना चाहता है। तो फाइनली इनको पता चलता है कि अच्छा, इनको खबर लग जाती है, इनका एक दूसरा और भाई होता है वो बता देता है, इनको खबर लगती है कि अच्छा ये हमें मारना चाहता है। तो क्या होता है कि ये खुद आकर यहाँ पर सबसे पहले अपने भाई को ही निपटा देते हैं। ठीक है, और निपटाने के बाद इन्होंने उसकी दोनों जगह यानी काबुल और कांधार पर अपना अधिकार जमा लिया।
एंड फाइनली अब इसकी दोनों जगहों पर किसका अधिकार है? हमारे हुमायूं जी का अधिकार है। अब देखो इसी बीच में क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी जब हमने पढ़े थे, ये रहे शेरशाह सूरी, तो ये खत्म हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो हथगोला था वो इनके पास में ही आकर फट गया, है ना। अब जब ये खत्म हो गए तो इनके उत्तराधिकार का भी तो युद्ध होगा, इनके जो वंशज होंगे वो भी तो लड़ेंगे कि नहीं इनकी गद्दी पर हम बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं हम बैठेंगे। तो जब ये लड़ना यहाँ पे शुरू करेंगे, इन्हीं लड़ाइयों का फायदा उठा लेंगे हमारे कौन, हमारे कहाँ गए, हुमायूं जी, ठीक है। इन्हीं लड़ाइयों का फायदा उठाएंगे हुमायूं जी। हुमायूं जी क्या करेंगे, हुमायूं जी करेंगे कि लाहौर पे 1555 में आके लाहौर पर कब्जा जमा लेंगे और पंजाब में जितने भी अफगान विरोधी थे, है ना, अफगान, है ना, उसका जो गवर्नर था सिकंदर सूर, है ना, इन्हीं का वंशज है, इन्हीं का बेटा है, किनका, शेरशाह का, सिकंदर सूर। तो उसको क्या करेंगे, ये सरहिंद की लड़ाई में, सरहिंद में जाकर, है ना, उसको हरा देंगे, उससे युद्ध करेंगे और उसको हरा देंगे और फाइनली दिल्ली और आगरा पर अपना दोबारा कब्जा कर लेंगे। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि हुमायूं जब दोबारा गद्दी पर बैठा तो उसका युद्ध किससे किसके साथ हुआ, तो आपका आंसर होगा हुमायूं का जो युद्ध हुआ उस युद्ध को कहते हैं सरहिंदी का युद्ध। क्या कहेंगे उस युद्ध को, सरहिंदी का युद्ध, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो आपका आंसर होगा कि मैम हुमायूं के बीच में और हमारे शेरशाह सूरी का जो बेटा है सिकंदर सूर के बीच में, ठीक है, हमारे सिकंदर सूर के बीच में। अच्छे से लिखते हैं, चलो क्या बताया मैंने अभी, किस किस के बीच में हुआ सरहिंदी का युद्ध, हुमायूं के बीच में एंड प्लस किसके बीच में, सिकंदर सूर के बीच में, सिकंदर सूरी कह सकते हैं। क्लियर है कौन सा युद्ध है ये, सरहिंदी का युद्ध। और इसी युद्ध में फाइनली जो था वो क्या हुआ, हमारा हुमायूं को दोबारा से गद्दी मिल गई, हमारे हिंदुस्तान की गद्दी पर दोबारा हुमायूं बैठ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि चीजें फिर से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। कैसे गड़बड़ हो जाती हैं, धीरे धीरे एक या डेढ़, ये 2 साल मान के चलो, 1.5-2 साल मान के चलो आप, 1.5 से 2 साल, ठीक है, बस इतना ही फिर से राज कर पाता है, 1-1.5 साल ही मान के चलो, मतलब उसके बीच में ही चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। इतने टाइम के लिए दोबारा गद्दी पर बैठा और फाइनली क्या हुआ कि दिल्ली में ही एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय इन द सेंस लाइब्रेरी, है ना, दिल्ली में ही एक पुस्तकालय है जिसका नाम है दीने पनाह। क्या नाम है, यहाँ पे देखो लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा, चलो ऐसे ही बता देते हैं, दीन ए पनाह, ये लाइब्रेरी का नाम है बच्चा, ठीक है, दीन ए पनाह। तो इस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है, सीढ़ियों से जैसे ही चलता है उतरता है डेथ हो जाती है। तो फाइनली उसकी जिंदगी ये कह सकते हैं हम कि लड़खड़ाते हुए तो चली पूरी जिंदगी और लड़खड़ाते हुए ही वो मर गया, है ना। जिंदगी भी उसकी, जब वो जिंदा था तब भी लड़खड़ा रहा था और मरते मरते भी वो लड़खड़ा के मर के ही गया, तो हम ये कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, मैं यहीं पे बता देती हूँ कि उन्हीं की जो वाइफ है, उन्हीं की जो वाइफ है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उन्हीं की जो वाइफ है उन्होंने ही उसका मकबरा बनवाया दिल्ली में, ठीक है। उसका मकबरा कहाँ पे है, अकबर हुमायूं का टॉम जो है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है और उसकी वाइफ ने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो दीने पनाह लाइब्रेरी थी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस लाइब्रेरी से और वो कहाँ पर है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इससे कनेक्ट करके एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि उसने दीने पनाह नामक नगर की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दीने पनाह नामक नगर भी उसने बसाया था, उसकी भी स्थापना हुमायूं ने ही की थी, ये क्वेश्चन भी बनता है। क्लियर है। और देखो स्थापत्य कला अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है कि हुमायूं, अकबर और शाहजहां और जहांगीर, इन्होंने इतनी चरम सीमा पर जो स्थापत्य कला है इतनी चरम सीमा पर पहुंचाई है जितना शायद किसी ने भी नहीं पहुंचाई है। तो मुगल काल जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है किसका, स्थापत्य कला का, और शुरुआत यहीं से हो जाती है। बाबर तो हालांकि ज्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि शासन काल ही बहुत कम रहा है, लेकिन हुमायूं, शाहजहां, अकबर और जहांगीर, इनके कार्यकाल में अगर हम देखेंगे तो स्थापत्य कला एकदम चरम सीमा पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी।
ठीक है, अभी यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है ना। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि 1993 में स्थापत्य कला का इतना जोरदार इन्होंने प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट कृतियों के लिए इन्हें 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल भी किया, घोषित भी किया। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे ताजमहल की, तो सबको पता है कि भाई अजूबों में शामिल है ना। तो आगे चल के जो मुगल काल की है स्थापत्य कला है उसकी बात करेंगे। अकबर की बात करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं। स्टोरी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कुछ फैक्ट्स हम यहाँ से उठा रहे हैं। जब हम स्थापत्य कला की बात करेंगे तो हम फिर से पूरे के पूरे शासक जो है हमारे मुगल काल के, हम दोबारा पढ़ेंगे और सबकी स्थापत्य कला अलग 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 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई किसने कौन से काल में क्या किया। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी बना रहे हैं ताकि आपको चीजें जो है वो माइंड में रह जाए। युद्ध कौन कौन से थे ये फैक्ट हम लोग दिमाग में रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। अकबर महान, अकबर महान को जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि अकबर जब बहुत ही छोटा था, अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु का था, तब ही उसका राज्याभिषेक हो गया था। राज्याभिषेक, तब ही उसका राज्याभिषेक हो गया था, और वो भी कहाँ किया था? पंजाब के अंदर कर दिया गया था, और वो भी एक पेड़ के नीचे कर दिया गया था। ठीक है, और फिर उसको बोला गया था कि अब तुम हिंदुस्तान के शहंशाह हो, अब तुम अपनी जीत हासिल करो। देखो, राजपाट पहले नहीं मिला, शहंशाह पहले नहीं बना, राज्याभिषेक कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता राजा थे और तुम अब इस गद्दी को संभालोगे, अब तुम लड़ाई करो जाके और संभालो चीजों को। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था। अब इतना छोटा बच्चा है, कैसे डिसीजन लेगा, है ना। तो इसके डिसीजन के लिए क्या था, यहाँ पे एक इसके संरक्षण में रखे गए जिनका नाम था बैराम खां। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए, है ना। अब जो बैराम खां थे वो हुमायूं के बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे। ऐसे मान लो कि दाहिना हाथ थे, ठीक है, मतलब कि सीधा हाथ थे ऐसे। तो कुछ महीनों के भीतर ही उसके शासकों ने कई महत्वपूर्ण शहरों और क्षेत्रों, जिनमें दिल्ली भी शामिल था, हेमू के हाथों खो दिया, जो कि एक हिंदू मंत्री था। अब देखो, यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही इनकी डेथ होती है ना, चीजें खराब होती हैं, ये सीढ़ियों से गिरते हैं लाइब्रेरी वाली, तो एक हेमू नामक का हिंदू शासक आता है बीच में ही, और हेमू नामक जो शासक है वो इस बात का फायदा उठाता है कि अब तो उत्तराधिकार के लिए कोई है नहीं, छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ये लोग भाग गए हैं और हमारे हाथ में सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो अब खुद को अपनी इस गद्दी का, हिंदुस्तान की गद्दी का दावा करेगा कि अब तो मैं हूं शासक, अब कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब पुत्र अकबर का जो शासन काल है 1556 से लेकर 1605 का दिखाते हैं। ठीक है, तो जो बैराम खां है इनके मार्गदर्शन में ये पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू से लड़ते हैं। तो क्वेश्चन बनता है 1556, ठीक है, में एक युद्ध लड़ा गया जिसे पानीपत का सेकंड युद्ध माना गया है, और ये किसके किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन बनता है कि अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ। कब हुआ? हमारा 1556 में हुआ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो पानीपत का युद्ध था वो किन दो शासकों के बीच में हुआ? तो आंसर होगा अकबर और हेमू। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली क्या हुआ? हेमू को इन्होंने हरा दिया। अगर ये पूछा जाए कि कौन हारा और कौन जीता, तो आप बता सकते जो हेमू हैं वो हमारे हार गए थे, और अकबर जो है वो हमारे जीत गए थे। और फाइनली जो जीते हुए जो है ये, जिसने दिल्ली के मार्ग पर, फाइनली क्या हुआ? दिल्ली के मार्ग पर इन्होंने कब्जा कर लिया और पूरे हिंदुस्तान में मुगल वंश के लहरें मोड़ दी। यानी पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जीत के साथ झंडे गाड़ दिए कि भाई अब तो हिंदुस्तान किसका है? फिर से अगेन मुगल। ठीक है, तो मुगल में अकबर दोबारा से फिर से आ गए। अब देखो, अगर हम अकबर से बात करते हैं तो अकबर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अकबर को बिल्कुल बिल्कुल सीरियस लीजिएगा। हुमायूं से भी बनते हैं, लेकिन अकबर को थोड़ा ज्यादा सीरियस लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकबर के यहां से भी क्वेश्चन बनता है 9 रत्नों से। अकबर के शासन काल में 9 रत्न थे, 9 रत्न। ठीक है, और इन 9 रत्नों से क्वेश्चन बनता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है तानसेन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टोडरमल, टोडरमल,
यहाँ पे लिखा है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अबुल फजल, अबुल फजल। यहाँ पे लिखा है फैजी, फैजी। यहाँ पे लिखा है बीरबल, ठीक है, बीरबल। ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को यार? चेंज करूं मैं, ब्लैक ले लूं? ठीक है, ब्लैक देख लो, चलो। बीरबल, फैजी, फैजी, अबुल फजल, अबुल फजल। दिख रहा है अब दिख रहा है। तानसेन, ठीक है। टोडरमल, टोडरमल। यहाँ पे देखो मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। यहाँ पे देखो मानसिंह, मानसिंह। यहाँ पे है रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, इनको खाने खाना की उपाधि दी गई थी, ठीक है, खाने खाना ये उपाधि है, नाम इनका रहीम जी है। और यहाँ पे हैं ये हमारे कौन कौन हो गए? फैजी, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, अजगा साहब, अजरुद्दीन, ठीक है। अजगा साहब इनको बोला जाता था, अजरुद्दीन इनका नाम था, ठीक है। चलो देखते हैं कितने हो गए भाई। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौवा मानसिंह, ठीक है। यानी कि प्रोनाउंस करते हैं, चलो देखते हैं। पहले है अबुल फजल, दूसरे हैं तानसेन, तीसरे हैं टोडरमल, चौथे हैं अजरुद्दीन अजगा साहब जिनको कहते थे, पांचवे हैं मुल्ला दो प्याजा, छठवे हैं रहीम खाने खाना, इनकी उपाधि दी गई थी, सातवें हैं मानसिंह, आठवें हैं बीरबल, नौवे हैं फैजी और अबुल फजल से तो हमने स्टार्ट ही किया था, ठीक है। तो ये 9 रत्न है किसके? अकबर के। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको कोई भी 4 ऑप्शन देके ये पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन 9 रत्नों में शामिल नहीं है, या फिर सिंपल पूछ लिया कि इनमें से बताओ कौन 9 रत्नों में शामिल है, कोई और नाम देकर, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे जो थे वो कौन थे? अकबर के बहुत ही विश्वास पात्र के लोग थे और इनको 9 रत्नों की उपाधि दी गई है, ठीक है। याद करिए जब हम लोग विजयनगर बहमनी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अष्ट दिग्गज पढ़ाए थे, ठीक है, कि उनके जो दरबार में बहुत ही कृष्ण देव राय जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि उनके दरबार में अष्ट दिग्गज पाए गए थे, 8 लोग जिनको वो बहुत ही वैल्यू करते थे। वैसे ही हम अगर अकबर के शासनकाल की हम बात करें तो इन 9 लोगों को वो बहुत ही वैल्यू करते थे जिन्हें 9 रत्नों में शामिल किया गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन मिलता है यहाँ से कि अगर हम बात करते हैं 1605, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1605 की, ठीक है, तो उनकी मृत्यु तक अगर हम देखें अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक और दक्षिण में गुजरात राज्य से लेकर दक्कन के क्षेत्र तक, ठीक है। दक्कन वाला कौन सा एरिया बोला जाता है? जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे वो दक्कन प्लेटियो, दक्कन एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो पूरे भारत में उनका राज्य फैला हुआ था। साम्राज्य पर अगर शासन करने के लिए उनकी जो नीतियां थी वो राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य ढांचे बनाए गए, वे ही उसके अगले 1.5 शताब्दी तक बने रहने का मुख्य कारण थे। देखो याद करो कि जो अकबर की नीतियां थी वो बहुत ही अच्छी थी। देखो एक 13 साल का बच्चा जब गद्दी पर बैठता है तो उसको कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत ही अपनी स्ट्रेटजी के साथ चीजें की, लोगों से सीखा और स्ट्रेटजी बना बना के उसने, देखो अनपढ़ व्यक्ति था अकबर, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो जो अपनी मानसिकता और अपनी बुद्धि के हिसाब से अगर वो काम करता तो शायद नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने कुछ सीखा नहीं था। लेकिन लोगों ने उसको जो राय दी या लोगों ने उसका जो साथ दिया, जैसे बैरम खां उसके संरक्षण में पूरे टाइम उनके थे, है ना, और इतने अच्छे अच्छे लोगों से उनका पूरा दरबार था, तो कहते हैं कि वो बहुत सारे राय मशवरे करके अपनी चीजों को करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये सबसे बड़ी नीति उनकी मानी गई है कि हिंदू
राजवंशों की रानियों से, बेटियों से उन्होंने विवाह की नीति अपनाई। ठीक है, ये उनकी नीति थी। ऐसा नहीं था कि बस पसंद आ गई और कर लिया, ऐसा नहीं था। ये उनकी सबसे बड़ी नीति मानी जा रही थी कि हिंदू राजा जितने भी थे, जैसे कि हम लोग जोधाबाई का नाम जानते हैं, हालांकि जोधाबाई एक्चुअल में उनका नाम नहीं है, लेकिन मानते हैं। तो क्या होता है कि नीतियां जब इंसान अपनाता है तो उन नीतियों के चलते ही चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखो, अगर अकबर की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी भागीदारी मानी जाती है किस चीज में? राजपूत राजकुमारों ने मुगल सेना में अपनी बहुत ही अच्छी भागीदारी दी, यानी कि उन्होंने हिंदुओं को भी अपनी सेना में शामिल किया, हिंदुओं को भी शामिल किया और बराबरी की भागीदारी थी। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम शासक है तो मुसलमानों को ही वैल्यू करेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानसिंह का दे सकते हैं भाई, जितने भी उनके अभियान होते थे वो मानसिंह को ही उन अभियानों पर भेजते थे कि भाई जाओ, एक काम करो, जीत के आना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो थी चीजें जो थी, सर्वोच्च पद उन्होंने प्राप्त किए बहुत सारे गवर्नर के रूप में, प्रांतीय गवर्नर के रूप में, है ना। और एक उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज क्या की, उन्होंने तीर्थ यात्रा जो कर था उनका, तीर्थ यात्रा जो कर था उनका, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी तीर्थ यात्री जाए, तीर्थ पे जाए, तो उससे कर नहीं लिया जाएगा, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने जो है वो खत्म कर दिया। ये पूछते हैं आपको, जजिया से भी क्वेश्चन आता है आपका कि जजिया को समाप्त किसने किया, तो यहाँ पे आप अकबर का नाम ले सकते हैं। जजिया भी क्या था? जजिया जो था वो भी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी मुस्लिम नहीं देगा, लेकिन जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है वो जजिया कर देगा। तो उन्होंने जजिया कर भी समाप्त कर दिया कि नहीं, एक काम करो, ये भेदभाव उत्पन्न करता है लोगों के बीच में, ये धर्म के नाम पे जो टैक्स लिए जाते हैं ये लोगों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी खत्म कर दिया। एंड इन्होंने सबसे ज्यादा जो था वो क्या किया, हिंदू जो राजपूत शासक थे उनके एकीकरण का समझौता भी इन्होंने कराया। तो ये इनकी सबसे बड़ी विजय की नीति मानी गई है ना। अभी मैंने बताया कि जब ये जाते थे किसी भी अभियान पर और इनको लगता था कि ये जगह जो है वो हमारे संरक्षण में आनी चाहिए, तो ये प्रस्ताव रखते थे किसी भी हिंदू राजा से कि आप अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो और हम आपका जो है ये जितना भी टैक्स कलेक्शन का काम है वो हम देख लेंगे, राज्य पाठ हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे राजा बन के रह सकते हो बस। ठीक है, तो ये इनकी नीतियां थी। ठीक है, आगे देखो, बहुत सारे जयपुर के राजा के साथ इन्होंने भी सेम चीज किया, जो कि आमेर है ना, आमेर था पहले। फिर इन्होंने क्या किया, अकबर, मतलब लोग भी सोचते थे कि अगर ये हिंदुस्तान का शहंशाह है, इतना पावरफुल होगा, अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है अटैक कर देंगे। तो राजा क्या करते थे, कर देते थे, अपनी बेटी की शादी बहुत ही आसानी से इनसे कर देते थे, विवाह का प्रस्ताव रखते थे, ये कर लेते। तो ये विवाह की नीति बहुत अच्छी नीति थी इनकी। राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके पुत्र, बेटी की शादी भी कर दी, और जो उनके पुत्र थे वो अकबर की सेवा में भी काम करते थे, जैसे मानसिंह सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। ठीक है, अब देखो, जजिया को रद्द करने के अलावा इन्होंने युद्ध में कैदियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए फोर्सफुली इनको माना जाता है कि इन्होंने फोर्स किया भाई, है ना, उस प्रथा को समाप्त कर, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हमने किसी को पकड़ लिया, जैसे हमने याद करो हरिहर बुक्का वाले केस में किया था, क्या हमने हरिहर बुक्का ने उन लोगों ने पकड़ लिया जो मुस्लिम शासक थे, और उन्होंने क्या कहा कि अब तुम धर्म बदलो अपना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या करते थे, हर जो शासक है वो कोशिश ये करता है कि जो युद्ध में जीते हुए लोग हैं, है ना, जो अब वो हमारे गुलाम हो गए हैं, हम उन्हें युद्ध में जीत चुके हैं, तो अब हम जो बोलेंगे वो करेंगे। तो धर्म परिवर्तन इनका सबसे पहला टारगेट रहता है। तो यहाँ पे इस प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, सबको स्वतंत्रता है कि वो अपने अपने धर्मों में रहकर ही काम कर सके। ठीक है, अब आगे देखो, गैर सांप्रदायिक नीतियों को वैध बनाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक फतवे जारी कर दिए। फतवे क्या होते हैं भाई, फतवे एक ऐसा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, एक ऐसा नियम है, कायदा है, कानून है, जिससे लगे कि हमारे धर्म पे खतरा है और ये गलत हो रहा है ना, ऐसा हमारे इसमें नहीं होना चाहिए, तो हम उस पर फतवा जारी कर सकते हैं, कानून है एक टाइप का। ठीक है, अब देखिए, धार्मिक मामलों में सर्वोच्च मध्यस्थ अपना अधिकार घोषित किया गया। सम्राट ने एक नया आदेश बनाया जिसे दीने इलाही, देखो अब सबसे बड़ी एक गलती कह सकते हैं इसको, इनकी गलती कह सकते हैं अकबर की, ये जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि इन्होंने एक नया धर्म ही बना दिया, है ना। इस्लाम तो ठीक था, चलो ठीक है ना, इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने एक नया धर्म बना दिया जिसको नाम दिया दीने इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही। इन्होंने कहा कि दीन ए इलाही, भगवान जो है, अल्लाह जो है, बस वो एक है,
और वो जो अल्लाह है, जब तक ये कहते रहे कि भगवान एक है तब तक तो सही था, लेकिन उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं ही हूं वो। अब सर्वोपरि सर्वशक्तिमान एक ही है भगवान जिसका नाम है अल्लाह और वो मैं हूं। तो वहां पर ये क्या हो गए, मात खा गए, वहां पर चीजें इनकी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, पूछा जाता है कि दीन इलाही नामक जो धर्म है वो किसने बनाया था, वो एक आदेश कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, किसने बनाया था, यानी ईश्वर पे विश्वास, है ना। दीन इलाही का मतलब क्या है, ईश्वर से, अल्लाह पर विश्वास, जो मुस्लिम रहस्यवादी सूफी भाईचारे पर आधारित था, लेकिन इसका उद्देश्य राज्य की सेवा में लगे विविध समूहों को एकजुट राजनीतिक समुदाय में ढालना था। उनका मतलब ये था कि ये जो समुदाय, ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं, दीन इलाही नामक धर्म का जो हम लोग ने क्या किया है, संगठन बनाया है, सारे संगठन इसी में ही शामिल हो जाएं, कोई भी नया नहीं अलग से होगा, इस्लाम इस्लाम, हिंदू हिंदू, कोई कुछ नहीं, सब क्या करेंगे, दीन इलाही धर्म को फॉलो करो, ठीक है। लेकिन फाइनली इन्होंने अपने आप को ही भगवान मानना शुरू कर दिया, अपने आप को ही अल्लाह बनाना शुरू कर दिया, वहां चीजें इनकी खराब हो गई। आगे देखिए, अपने शासनकाल के अंत में अकबर के विजय अभियानों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले जो उन्होंने टारगेट किया वो कश्मीर क्षेत्र को किया। सबसे जो पहला टारगेट था वो इनका कश्मीर क्षेत्र था, ठीक है। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण टारगेट माना गया है वो कांधार पर कब्जा माना गया है, और तीसरा जो था वो विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में दक्कन की ओर बढ़ गई। अब इन्होंने डेक्कन वाला एरिया भी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, है ना। अहमदनगर जो है एक हिस्सा अकबर के साम्राज्य में शामिल हो गया। आप सोचो, आप अहमदनगर तक पहुंच गए, है ना, अहमदनगर गोलकुंडा, याद कीजिए विजयनगर में हमने पढ़ा था, ठीक है। अंतिम वर्ष उसके बेटे राजकुमार सलीम, जो कि बाद में जहांगीर बना, के विद्रोही व्यवहार से वो परेशान था, है ना। अब देखो यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी काम करती है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि उसका जो बेटा था, उसके 5 बेटे थे, जिसमें से 2 तो बचपन में ही मर जाते हैं, और जो 3 है वो बिना किसी काम के एकदम नाकारा लड़के हैं, शराब और पूरा, है ना, सलीम अनारकली की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो शराब और वो पूरा माहौल, उसमें नशे वगैरह में डूबे रहते हैं। लेकिन एक जो है वो थोड़ा सा लायक है, जिसका नाम क्या है, सलीम, है ना, और जो बाद में क्या बनेगा आगे, जो बाद में जहांगीर बनेगा आगे, है ना। तो कहते हैं कि जहांगीर, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब लायक बंदा होता है तो माँ बाप की नजरों में थोड़ा अच्छा होता है, अदरवाइज वो नालायक है तो वो खटकता ही खटकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये खटक तो रहे थे कुछ चीजों में, है ना, लेकिन थोड़े से विद्रोही प्रवृत्ति के भी थे। विद्रोही कैसे थे कि अच्छा, हमारे डैडी ने, हमारे पापा जी ने ये वाली बात नहीं मानी, अब हम इनको बताते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, छोटे मोटी शरारतें करते हैं बच्चे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े लेवल के थे। कैसे? इन्होंने क्या किया, इनके बहुत ही खास फ्रेंड थे, अभी मैंने नौरत्न आपको पढ़ाए, याद है आप सबको, नौरत्न पढ़ाए, उसमें एक थे हमारे फैजी, है ना, उसमें फैजी और अबुल फजल तानसेन, ये सब थे, अभी मैंने नौरत्न पढ़ाए हैं। तो उनके एक फ्रेंड थे, वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, है ना, उनके एक फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनको ये मरवा डालते हैं, उनके ये मृत्यु यानी कत्ल करवा देते हैं भाई, ये कत्ल करवा देते हैं, जिससे जो अकबर थे वो एकदम भयानक तरीके से इनसे गुस्सा हो जाते हैं, इन पे नाराज हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, अब तुम नहीं बनोगे शासक, मेरे बाद जो उत्तराधिकार की चीजें हैं वो कोई और संभालेगा, अब तुम नहीं कर सकते, अब तुम विश्वास पात्र इंसान नहीं रहे हो मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके विद्रोही व्यवहारों से जो थे, अकबर जो थे वो परेशान थे, और वो क्या थे, वो सत्ता के लिए आतुर थे। भाई सबको सत्ता चाहिए कि अगर हमारा बाप राजा है तो हमें भी राजा बनना है। तो सत्ता दिख रही थी सबको, और कुछ नहीं दिख रहा था, बाप बेटा भैया फ्रेंड कुछ नहीं दिख रहा, सत्ता दिख रही है सबको, ठीक है। चलो, अब देखो शासनकाल के अगर अंत में एक नए ठीक है, यही देखा था ना हमने, हाँ ठीक है, ठीक है, ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। कनेक्ट करिए एक दूसरे से, स्थापत्य कला का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 लेकर आएंगे, देन हम बात करते हैं। थैंक यू।